रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब और उसके हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स थे, एंटीरियर, मेडियल और पोस्टीरियर। और इस पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम ADH है और दूसरे का नाम ऑक्सीटोसिन है। ADH को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन। ADH का मतलब क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली तो जाहिर नहीं निकलेगा, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आएगा पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पर, तो इसके बाद ये ADH रिलीज होगा। ADH के 2 टारगेट्स हैं, एक जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन था और नेफ्रॉन के 3 हिस्सों पर इसका एक्शन होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इन 3 जगहों पर यह अप्लाई होता है। दूसरे इसके अप्लाई होने की जगह है कोलन। कोलन के 4 हिस्से थे, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। इन 4 जगहों पर ये अप्लाई होता है। तो ये टारगेट्स इसके हैं नेफ्रॉन के कुछ मखसूस पार्ट्स और कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स। यहाँ अप्लाई होकर ये क्या करता है? तो इसका फंक्शन है, इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है। फर्ज करें जिस्म में पानी कम होगा तो रिसेप्टर ब्रेन को इतला करेंगे, ब्रेन हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के इस लोब को, और यहाँ से ADH रिलीज होगा। रिलीज होकर जो अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाई वहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी, तो पानी को जिस्म में रिटेन किया जाएगा और उसके नतीजे में कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज किया जाएगा, कम क्वांटिटी में और कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हुई तो रिसेप्टर इतला नहीं देंगे, ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। हार्मोन रिलीज नहीं होने से क्या होगा? खास तौर पर किडनी के थ्रू ज़्यादा यूरिन बाहर खारिज होगा, वो डाइल्यूट और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन खारिज होगा, एक्सेस पानी को बाहर निकाला जाएगा। अगर इसकी सिक्रीशन नहीं हुई, एबनॉर्मलिटी आ गई, तो इससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। वो डायबिटीज मेलिटस अलग है, ये डायबिटीज इंसिपाइडस है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, यानी पानी जिस्म में कम होता है, ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ज़ाया हो जाता है। इसकी ओवर सिक्रीशन का ऐसा कोई वो नहीं है। ओवर सिक्रीशन हुई तो अलग दूसरी बीमारी हो सकती है, ओडीमा के, जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाती है, उससे किडनी का फंक्शन भी ओवर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो जो किडनी की खराबी का सबब बन सकता है। तो ADH या वेसोप्रेसिन एक ही एंजाइम है और हार्मोन है, और इसका काम ये था। अब दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। ये हार्मोन 2 काम करता है। पहला, हेल्प्स इन बर्थ ऑफ बेबी। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन या मिल्क रिलीज का ये सबब बनता है। होता क्या है? ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर इस तरह से बेबी रेडी टू बॉर्न ये मौजूद होता है। यहाँ पर ये इसके पार्ट्स हैं, ये यूटेरस की बॉडी के अंदर। ऊपर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से शुरू में ये विद रेगुलर इंटरवल्स ये अप्लाई होता है, यानी लगातार रिलीज नहीं होता। रिलीज हुआ, बंद हुआ, रिलीज हुआ, बंद हुआ। जो ही ये रिलीज होकर इधर अप्लाई होता है तो यूटेरस की बॉडी पर
मसल्स मौजूद हैं, रिंग लाइक मसल्स, वो ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस कंट्रैक्शन को लेबर मूवमेंट्स कहते हैं, लेबर मूवमेंट्स। और इसके नतीजे में ये बेबी नीचे की तरफ पुश होता है। जब ये पुश होकर इसका सर इधर से टकराता है तो मजीद इसकी सिक्रीशन मोर फ्रिक्वेंट हो जाती है। जितनी मोर फ्रिक्वेंट होगी इतना ये इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये बर्थ हो जाएगी इसकी। अगर इस दौरान ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हुआ तो यूटेरस के रप्चर होने का खतरा है। अगर ये रिलीज कम हुआ तो बर्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी बात, मिल्क इंजेक्शन। बर्थ के बाद मिल्क रिलीज होने के लिए भी इसका रिलीज होना जरूरी है। मैंने शुरू में आपको बताया था प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का जिम्मेदार है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन का जिम्मेदार है। मसलन आपने देखा होगा गाय से दूध निकालने से पहले बछड़े को थोड़ा सा पीने दिया जाता है। जब बछड़ा पीना शुरू करता है तो वो टेक्टाइल स्टिमुलस गाय के दिमाग में चला जाता है। दिमाग से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, और उधर से जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो फिर ये मिल्क भी रिलीज होता है। इसीलिए गाय के बछड़े को थोड़ी देर के लिए दूध पीने दिया जाता है दूध निकालने से पहले। अगर बछड़ा ना हो तो यहाँ देसी सिस्टम भी आपने देखा होगा, अगर किसी गाय का बछड़ा मर जाता है तो उस मरे हुए बछड़े के स्किन उतार के उसमें भूसा भर के आगे रखते हैं तो वो स्टिमुलस भी माँ को मिल जाता है। और माँ जब बच्चे को यानी गाय को बछड़े को चाटती है तो उससे भी स्टिमुलस मिलता है। तो दूध पीने से भी स्टिमुलस मिला, बछड़े को चाटने से भी स्टिमुलस मिला, बछड़े को आंखों से देखने से भी स्टिमुलस मिला, फिर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो फिर मिल्क भी रिलीज होगा, अदरवाइज ये रिलीज नहीं होगा। ठीक हो गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन्स का जिक्र था। अब पिट्यूटरी हो गया कंप्लीट। अगला हार्मोन, अगला ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें। हमें मालूम है ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के ऊपर ये लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स, इसके साथ यहां से ये चिपका हुआ है और साइज में शायद सबसे बड़े ग्लैंड में से एक हो। इसके दो लोब्स हैं, हर लोब के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा है। ये थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन भी ऑटोमेटिक नहीं है। ये आप जानते हैं सबसे पहले स्टिमुलस आएगा बाहर से। याद रखना एंडोक्राइन के अपने रिसेप्टर्स नहीं है, इसीलिए ये ब्रेन का मोहताज है। रिसेप्टर ब्रेन को पैगाम भेजेंगे, ब्रेन से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ आएगा? ये आएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पर। जब पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पर ये पड़ेगा तो उसके जवाब में पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब क्या रिलीज करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH इसके ऊपर एक्ट करेगा, फिर इसके जवाब में ये अपना हार्मोन रिलीज करेगा। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है थायरोक्सिन, दूसरे का नाम है कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन खुद दो हालतों में है, एक T3 कहलाता है, एक T4 कहलाता है। T3 का मतलब है, पहले तो ये समझ लें, थायरोक्सिन में आयोडीन के एटम मौजूद होते हैं। आयोडीन के जब 3 एटम हो तो उसको T3 कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोडीन। इसका पूरा नाम ये है, पूरा नाम क्या है? ट्राई आयोडोथायरोडीन। इसी तरह दूसरे का नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोडीन, ये है। और इनमें से थायरोक्सिन ज्यादातर इसी को कहा जाता है। दोनों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन T4 को ही थायरोक्सिन कहते हैं।
इन दोनों के बारे में एक राय ये है, जिस वक्त ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, यहाँ से रिलीज होकर खून में चल रहा होता है तो T3 की शक्ल में होता है, और जब टारगेट के पास पहुंचता है तो फिर ये T4 है। तो हम ये कह सकते हैं T3 इज द ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म, T4 इज द फंक्शनल फॉर्म। अब ये T4 या थायरोक्सिन रिलीज हो गया है तो काम क्या करेगा ये? फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन 3 बुनियादी काम करता है, लेकिन आप उसी को ब्रेक करके 6-7 काम कह सकते हैं। पहला है बेसिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा तवज्जो से सुनिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल। किसी सेल में होने वाले तमाम रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन उन रिएक्शन में सबसे ज्यादा होने वाला रिएक्शन कौन सा है? वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वाला है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये इसी को बेसिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म कहेंगे तो क्या जहन में आना चाहिए? ये सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज करवाता है। और बुक में इसको दूसरी तरह से भी लिखा है, मसलन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन और ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी भी निकालना और ग्लूकोज को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल भी बनाना लिवर में, ये भी इसके थ्रू है। दूसरा काम इसका बुनियादी तौर पर क्या है? ग्रोथ। इट हेल्प्स इन ग्रोथ। अब ग्रोथ से मुराद क्या है? पूरे जिस्म का साइज में बढ़ना। ये मसल्स को भी मोटा कराता है, बड़ा कराता है, और दिमाग के सेल्स को भी डिफरेंशिएट कराता है। तो तीसरा काम इसका है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? देखें, एक सेल जब शुरू में वजूद में आता है तो अनडिफरेंशिएटेड होता है, उसकी शक्ल फिक्स नहीं होती, साइज फिक्स नहीं होता है। इस वक्त इसको डॉटर सेल कहते हैं। ये जब कोई खास शक्ल इख्तियार करेगा और एक खास काम करने लगेगा तब उसको कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। तो यूं समझो, एक ऐसे डॉटर सेल पर जब थायरोक्सिन अप्लाई होता है तो वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनता है? न्यूरॉन। और जितने न्यूरॉन ज्यादा बनेंगे उतना ब्रेन डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बोथ इन एम्ब्रियो और फीटस एंड न्यूबॉर्न्स। पैदा होने से पहले बच्चे के दिमाग जो ग्रो कर रहा है वो भी इसकी वजह से है, और पैदा होने के बाद भी ब्रेन की जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो भी इसकी वजह से। तो ये 3 बुनियादी काम है इसके। लेकिन मैंने जैसे कहा, आप कहें कि ग्लूकोज को तोड़वाता है, उससे एनर्जी भी निकलवाता है, ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल में भी तब्दील कराता है, फिर मसल को भी स्ट्रेंथन करवाता है, टेम्परेचर बढ़ा के थर्मो रेगुलेशन का भी एक किरदार अदा करता है। तो बहुत सारे काम है इस हार्मोन के। जब हमें सर्दी लगती है तब ये रिलीज ज़्यादा होता है, और इसकी रिलीज से जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो सिर्फ एटीपी तो नहीं बनेगी ना, हीट भी बनेगी। उस हीट की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बहुत सारे काम हैं इसके। अच्छा, अब इसकी एक्सेस या ओवर सिक्रीशन हो तो क्या होगा? ओवर सिक्रीशन हो तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? तवज्जो से सुनें। जब ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होगा तो ऐसा इंसान दुबला पतला होगा। पहले जो खाएगा उसी वक्त मेटाबोलाइज होकर इस्तेमाल हो गया, जिसमें स्टोर नहीं होगा तो मोटा तो नहीं हो सकता, दुबला पतला एक्टिव। और ये एक्टिविटी बहुत अरसे तक रहेगी, दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी और बिलाखिर हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। बड़ा खतरनाक है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना, ये एक्टिव था, लेकिन ये हार्मोन ज़्यादा हुआ और हद ये हो गई कि जिस्म के अंदर कोई स्टोरेज एनर्जी की गुंजाइश नहीं है। हर चीज़ उसी वक्त इस्तेमाल होती है, जितना खाएं ये मोटे नहीं होते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मोटे। ग्रेव्स डिजीज इसको कहते हैं। इसी तरह अगर ये अंडर सिक्रीशन हो, अंडर सिक्रीशन की 2 कंडीशंस हैं। अंडर सिक्रीशन
एडल्ट में हो तो उसको कहते हैं मिक्सेडिमा, यानी बड़ा हो चुका है। बड़ा होने का मतलब ग्रोथ भी मुकम्मल हो गई है, ब्रेन भी बन चुका है, मेटाबॉलिज्म भी सब चल रहा है, लेकिन अब इसकी सिक्रीशन कम हो गई, तो ये है मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा की एक जाहिरी अलामत होती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है, ओवर वर्किंग करके ये थायराइड ग्लैंड ही बड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा, अभी कम हो गए हैं, हमारे जीबी में बहुत होते थे ऐसे लोग जिनके गले में इस तरह से गुबार फुटबॉल सा बन जाता। वो क्यों हो जाता था, ओवर वर्किंग करता था। ये सिक्रीशन नहीं है, सिक्रीट करने के लिए कहा जा रहा है, ये अपने हिसाब से नामुकम्मल थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर करके बड़ा हो जाता है। नामुकम्मल क्यों, ये आयोडीन की कमी से होता है। अब जब से हमारे इलाकों में आयोडीन मिला, नमक इस्तेमाल किया जाने लगा पिछले 40-50 साल से, तो ये बीमारी बहुत कम हो गई। दूसरी बात, एक तो गोइटर हो गया, दूसरा थिंकिंग लेट हो जाती है इस लोगों की। ब्रेन बन चुका है लेकिन ब्रेन एक्टिव जरा कम हो जाता है, इसलिए लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओडिमा हो जाता है, जिस्म फूल सा जाता है क्योंकि खुराक मेटाबोलाइज नहीं है। बहुत नरम जिस्म होगा और बहुत मोटा भी हो जाएगा, लेकिन अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, स्टोर हो जाता है, जो भी आए स्टोर हो। इसी तरह इनमें एक और कैफियत होगी, फ्लफी हैंड्स, हाथ भी मोटे हो जाएंगे। लेट थिंकिंग हो गई, ओडिमा हो गया, पानी ज्यादा हो जाएगी, जिस्म नरम फ्लफी हो जाएगा और गोइटर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अर्ली एज में अंडर सिक्रीशन हो, पैदाइशी, तो इससे एक और बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ छोटी हो जाएगी, ड्वार्फिज्म की तरह हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, जहन पूरी तरह डेवलप नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ भी रुक रही है, न्यूरॉन बन नहीं रहे हैं और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगी। तो ये बच्चे डल और नॉन रिएक्टिव टाइप के होते हैं। तो इसलिए बचपन में इसकी ग्रोथ में फर्क होना चाहिए। एक छोटा सा फर्क बता दूं, आपने छोटे कद के लोग दो तरह के देखे हैं। एक तो जिनको कोड़ो कहते हैं, ड्वार्फ, उनके हाथ की उंगलियां भी छोटी छोटी होती हैं, यूं मुड़ती नहीं है सीधी। वो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से कद तो छोटा रह जाएगा लेकिन हाथ पैर सब ओरिजिनल होंगे, यानी मोड़ सकते हैं इस तरह से। कद छोटा रह गया है, मेंटल रिटार्डेशन, ये इसकी वजह से। तो ये फर्क है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का। अब थायराइड ग्लैंड का दूसरा जो हार्मोन था उसका नाम क्या था, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये हार्मोन क्या करता है, इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये खून में कैल्शियम की मिकदार को कंट्रोल करता है। और ये कब सिक्रीट होता है, हाई कैल्शियम लेवल, हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जिसको हाइपर कैल्सीमिया भी कहा जाता है। इन ब्लड स्टिमुलेट इट्स सिक्रीशन। सुनो बेटा, जब खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और ये क्या करता है, इट डिपॉजिट्स एक्सेस कैल्शियम ऑन द बोन्स। खून से ज्यादा कैल्शियम, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है, उसको ले जाकर हड्डियों के साथ लगाता है, लेकिन उससे खून का मसला तो हल हो जाता है, हड्डी के लिए एक मसला पैदा होता है। उससे क्या होता है, हड्डी बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है। जब ज्यादा रिजिड हो जाएगी तो नतीजा क्या निकलेगा, जोर पड़ने पर फ्रैक्चर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, खून से कैल्शियम ले जाके हड्डी को नाकारा कर दिया। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मरना है या हड्डी तोड़वानी है। तो हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, हड्डी तोड़वानी। हड्डी तो फिर भी जुड़ जाएगी ना, मरने के बाद तो वापस नहीं आ सकते।
तो खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो मौत का सबब बन सकता है। इसलिए यहाँ से उठा के हड्डी टूटती है तो टूटे उधर लगाएंगे, ये उधर लगाएंगे, और इस तरह खून में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करें। अब इसका दूसरा हार्मोन इसी थायराइड के साथ चिपके हुए पैराथायराइड से रिलीज होगा। ये पैराथायराइड से, पैराथायराइड से एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। उसका नाम क्या है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन या इसका नाम है हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी क्या करता है? इट ऑल्सो रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये खून में ये भी कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन कैसे? कैल्सिटोनिन का उलट है, ये एंटागोनिस्टिक है, लो कैल्शियम लेवल। अगर खून में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, स्टिमुलेट्स इट्स सिक्रीशन, यानी खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए तो पैराथार्मोन रिलीज होता है। ये भी हड्डियों से तोड़ कर आता है। बेचारा हड्डी मिला है इनको, हड्डियों से तोड़ के लाएगा। हड्डी में अपनी मिकदार की का कैल्शियम भी था तो वहां से तोड़ेगा तो फिर हड्डियों पर असर उल्टा पड़ेगा, हड्डियां नरम हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, वो नरम हड्डियां फिर टूटेंगी। फिर वही ऑप्शन दिया, हड्डी तोड़वाना है या मरना है, तो हमने कहा हड्डियां तोड़ो। ठीक है, एहतियात करके हड्डी बचा सकते हैं, लेकिन खून में इनकी कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो अब आपने देखा दो हार्मोन अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक। कैल्सिटोनिन कब रिलीज हो रहा था? जब खून में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो और ज्यादा को ले जाके हड्डी पर लगा रहा था। अगर खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो तो क्या रिलीज होगा? पैराथार्मोन। ये हड्डियों से कैल्शियम को ला के खून में कैल्शियम की मिकदार को बैलेंस करेगा। ठीक हो गया बेटा? काफी है।